तो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर को, जो कि आप लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कैपेसिटेंस को समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ना इस टर्म को यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अच्छे से समझेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी समझने से पहले ना आप लोगों को एक टर्म है जो कि समझनी चाहिए, दैट इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको समझाता हूँ ये पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, एक्चुअल में आप एक बात समझो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मैं आपको एकदम आराम से इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास में इस तरीके से ज़मीन है, अर्थ है ना। और इस ज़मीन पे मान लो कोई आपका बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। लेट इट बी, यहाँ पे मेरे पास में क्या है, कोई बॉक्स है। तो बॉक्स मान लो, या फिर आप बोल सकते हो, आपने 11th में तो इसको पढ़ा ही है ना, इस ब्लॉक को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ। इस बॉक्स को हम लोग ब्लॉक बोल देते हैं। तो आप इसे बॉक्स भी बोल सकते हो या फिर आप लोग इसको ब्लॉक भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, जो इसे बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने इस बॉक्स को ऐसे उठा करके इस बॉक्स को मैंने क्या करा, इस बॉक्स को इस तरीके से उठा करके इसको मैं एच हाइट, मतलब ये जो एच है ना, ये एच क्या है, यहाँ पे हाइट है। तो एच हाइट ऊपर मैं इसको लेकर के आ गया इस तरीके से। मतलब पहले ये बॉक्स यहाँ पे था, मैंने इस बॉक्स पे एनर्जी लगा करके क्या कर दिया, इसको इस हाइट पे यहाँ पे मैं इस बॉक्स को लेकर के आ गया, ठीक है। और अभी मैंने इसको हाथ में पकड़ के रखा हुआ है, मतलब ये जो बॉक्स या जो ब्लॉक है आप लोगों का, इसको मैं एच हाइट ऊपर लेकर के आ गया यहाँ पे इस पोजीशन पे, है ना। तो इस पोजीशन पे मैं इसको लेकर के आ गया, ठीक है सर। अब आप एक बात समझो, जब इस बॉक्स को मैं एच हाइट ऊपर लेकर के यहाँ पे इस पोजीशन पे लेकर के आया, तो मैंने क्या करा होगा बताओ, मैंने यहाँ पे इस बॉक्स पे एनर्जी लगाई होगी ना। जब इस बॉक्स को मैं यहाँ से यहाँ तक उठा के लेकर के गया तो मैंने इस पे कुछ एनर्जी लगाई होगी। तो यानी कि जो मैंने एनर्जी लगाई ना, अब वो इस बॉक्स में क्या हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है। समझिए इस बात को। यानी कि जब इस बॉक्स को मैं यहाँ ऊपर लेकर के आया ना, तो इस बॉक्स को जब मैं एच हाइट ऊपर लेकर के इस पोजीशन पे लेके आया, तो इस बॉक्स के अंदर क्या हो चुकी है, कुछ एनर्जी स्टोर हो चुकी है ना। इस बॉक्स के अंदर क्या हो चुकी है, कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो चुकी है। समझिए इस बात को, है ना। तो इस बॉक्स के अंदर क्या हो गई, ये एनर्जी स्टोर हो गई। ये एनर्जी कहाँ से स्टोर करी होगी इसने, भाई जो एनर्जी मैंने लगाई है इस पे, है ना, इस बॉक्स पे जो एनर्जी मैंने लगाई है। अब देखो, मैं तो इसके लिए बाहर का आदमी हो गया ना भाई साहब, अपनापन थोड़ी ना है इसके लिए। तो इसका मतलब क्या है, इस बॉक्स के लिए मैं इसका एक्सटर्नल एजेंट हो गया। इस बॉक्स के लिए क्या हो गया बताओ, मैं यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट हो गया ना। तो इस बॉक्स पे जब मैंने क्या करा, इस बॉक्स को मैंने अपनी एनर्जी दी, तो इस बॉक्स के अंदर ये जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है ना, ये बेसिकली मेरी वजह से हुई है। तो मैं इसके लिए क्या बन चुका हूँ, यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट बन चुका हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस बॉक्स के पास में क्या आ चुकी है बताओ, एक एनर्जी आ चुकी है ना। यहाँ पे इस पोजीशन में आने के बाद एक एनर्जी आ चुकी है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसकी पोजीशन की वजह से, उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द स्टोर्ड एनर्जी, इट इज द स्टोर्ड एनर्जी of an of an object due to its position, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को, ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपका बॉक्स या ब्लॉक है, इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही होगी कि नहीं खींच रही होगी, यस सर। यानी कि इस बॉक्स को जब मैं सोचो, इस बॉक्स को मैं ऊपर लेकर के जा रहा हूँ, तो जब इस बॉक्स को मैं ऊपर लेकर के जाऊँगा, तो ये जो ग्रेविटी होगी ना, वो ग्रेविटी क्या कर रही होगी, इस बॉक्स को ऐसे नीचे की तरफ खींच रही होगी, है ना। तो जो इसको ग्रेविटी है,
भाई ग्रेविटी तो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है ना। तो जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी इस बॉक्स को नीचे खींचने की कोशिश कर रही है और मैं इस बॉक्स को ऊपर लेकर के जा रहा हूँ। यानी कि जो मैं वर्क कर रहा हूँ ना यहाँ पे, जो मेरा वर्क डन है, यानी कि जो मैं वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है ना। वर्क डन क्या हो रहा है यहाँ पे, अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। ये समझ में आ रही है आपको बात कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी का मतलब क्या है कि ग्रेविटी तो क्या कर रही होगी बताओ, ग्रेविटी इस बॉक्स को ऐसे नीचे खींचने का प्रयास कर रही है और मैं इस बॉक्स को ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि जो वर्क डन है वो ना अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ये जो वर्क डन हो रहा है और इस बॉक्स को मैं ऊपर लेकर के आया, तो इसके पास में एक एनर्जी स्टोर्ड हो गई। उस एनर्जी को हमने, उस स्टोर्ड एनर्जी को हमने पोटेंशियल एनर्जी दिया, नाम दिया ना। और क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए इस एनर्जी को हम लोग एक नाम और दे सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल। दिस इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इस एनर्जी को क्या नाम दे दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको पहले ये वाली टर्म समझ में आई ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एक और एग्जांपल मैं आपको इसका देता हूँ तो आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे आपने स्प्रिंग देखी है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो मेरे पास में कोई स्प्रिंग है, ठीक है। लेट से ये मेरे पास में कोई स्प्रिंग है और इससे मैंने क्या कर रखा है, आपने देखा होगा ना, लेट इट बी, यहाँ पे मैंने एक मास जो है, आप ऐसा बोल सकते हो मास या फिर कोई ऑब्जेक्ट बोल देते हैं इसको, लोड बोल देते हैं। मतलब इस पे कोई चीज़ आपने ऐसे ऐसे लटका रखी है, ठीक है। तो ये आप लोगों की क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्प्रिंग को ना थोड़ा सा कंप्रेस कर लेता हूँ। देखो जब मैं इस स्प्रिंग को क्या करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ, तो क्या होने वाला है, देखो इस स्प्रिंग को जैसे ही मैं कंप्रेस करूँगा ना, तो स्प्रिंग कुछ ऐसे दब जाएगी, ऐसे कुछ दब दब गई यहाँ पे देखो। तो ये जो स्प्रिंग है, ये जो आपके पास में क्या है यहाँ पे, ये जो आप लोगों की स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस कर दिया। तो जब मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस करा होगा तो मैंने इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करी ना भाई। जैसे यहाँ पे इस बॉक्स को मैं ऊपर ले करके गया था तो मैंने इसको अपनी एनर्जी दी। ऐसे ही मैंने इस स्प्रिंग को क्या करा, जब इस स्प्रिंग को ऐसे मैंने कंप्रेस करा, तो जब इस स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस करा तो इसको मैंने अपनी एनर्जी दी होगी। यानी कि इस स्प्रिंग ने भी क्या करी होगी, यहाँ पे एनर्जी को स्टोर करा होगा, है ना। तो इसने अपनी एनर्जी को स्टोर करा और यहाँ पे इस पोजीशन पे, पहले यहाँ पे ये इस पोजीशन पे थी, पहले इसकी पोजीशन यहाँ पे थी ना, और इसकी पोजीशन अब यहाँ पे आ चुकी है। समझे इस बात को, यहाँ पे अब इसकी पोजीशन आ चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी यहाँ इस पोजीशन पे एक एनर्जी स्टोर्ड हो गई। और किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं ना यहाँ पे। तो लेकिन इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो आई होप आपको सबसे पहले ये समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सिंपल सी बात ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको समझाता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई तो नेक्स्ट जो हम लोग टर्म समझने वाले हैं ना, दैट इज़ योर काइनेटिक एनर्जी। देखो जब आप इन टर्म्स को अच्छे से समझ जाओगे ना, जब इन टर्म्स को आप अच्छे से समझ जाओगे तो फिर मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे से समझा पाऊंगा। पर लेकिन आपको पहले इन टर्म्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, समझे इस बात को, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देखो जैसे मान लो ये आपके पास में बॉक्स है ना, अभी मैंने क्या किया था, इस बॉक्स को ऐसे उठा करके इस पोजीशन पे लेकर के आया, लेकिन जैसे ही मैं अपने हाथ से इस बॉक्स को छोड़ दूंगा, है ना, सोचो जब मैं इस बॉक्स को ऐसे उठा करके यहाँ पे लेकर के आया तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड हो गई थी, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी बोली थी, है ना। जिसको आपने क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी बोली थी। अब जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूवमेंट करने लग जाएगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब पोटेंशियल एनर्जी से किस में आ जाता है, मूवमेंट में आ जाता है, तो मूवमेंट के टाइम जो एनर्जी होती है ना, उसको मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये पेन है, देखो अब इस पेन को मैं ऐसे ऊपर लेकर के आया तो इसने अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर दी।
इसको तो हमने पोटेंशियल एनर्जी बोला, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे आ जाएगा ना, तो ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो जो मूवमेंट के टाइम सॉरी मूवमेंट के टाइम जो एनर्जी होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है? मोशन में होता है, उस टाइम जो उसकी एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये बॉक्स आपका इस तरीके से था यहाँ पे, क्योंकि इस बॉक्स को मैं यहाँ पे लेके आ चुका था ना। अब ये बॉक्स धीरे धीरे क्या करने लग जाएगा? ऐसे एच हाइट नीचे आने लग जाएगा। यहाँ पे ज़मीन पे ऑब्जेक्ट आ चुका होगा, मतलब यहाँ कहीं पे ये आपका बॉक्स आ चुका होगा ना। ये जो बॉक्स है ये यहाँ पे आ चुका होगा। तो अब इसके पास में कौन सी एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट कर रहा है ना। तो इसके पास में कौन सी एनर्जी आ चुकी है? काइनेटिक एनर्जी। सोचो इस स्प्रिंग वाले केस में, सोचो जब आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करा तो ये अंदर की तरफ दब गई थी, लेकिन जैसे ही आप लोग उस फोर्स को हटा दोगे, मतलब आपने इसको अपने हाथ से दबाया होगा ना, जब आपने इसको अपने हाथ से दबाया और अब आप अपनी फोर्स को हटा दो, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्प्रिंग फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। समझे इस बात को? इस बात को समझ पा रहे हो ना आप लोग? जैसे देखो ये स्प्रिंग थी ना हमारे पास में, इस स्प्रिंग को हम लोगों ने क्या करा था? यहाँ पे कंप्रेस करा था, इस तरीके से कंप्रेस करा था ना। अब मैंने ये तो कौन सी फॉर्म है? यहाँ पे कंप्रेस फॉर्म है। जब इसको कंप्रेस करा था तो कुछ इस तरीके से थी। अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स हटा दी। एक्सटर्नल फोर्स मतलब जो मैंने फोर्स लगाई थी। तो जब आप अपनी फोर्स हटा दोगे तो वापस ही अपनी पोजीशन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ। तो यानी कि ये भी आपका मोशन ही तो करेगा ना भाई, अपनी जगह पे आने के लिए ये भी क्या करेगा? बताओ, मोशन करेगा। तो उसको भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। सिंपल सी बात है ये बात आपको समझ में आ गई? तो सिंपल सी बात हम क्या बोल सकते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ना, तो उस टाइम जो उसके पास में एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और जब आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट की उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। एक बात बताओ, जब आप इस बॉक्स को ना यहाँ से ऊपर लेकर के गए, जब आप इस बॉक्स को यहाँ से ऊपर लेकर के जा रहे हो, तो देखो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड हो रही है ना, और एनर्जी स्टोर्ड हो रही है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी। तो मान लो जब मैं इसको यहाँ पे लेकर के गया तो फॉर एग्जांपल इसके पास में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? 10 जूल की, है ना। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे? 10 जूल की, ठीक है। क्योंकि मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेकर के गया तो इसके पास में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी ना भाई साहब, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी। तो मान लो 10 जूल की एनर्जी इसके अंदर, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ठीक है। एनर्जी की यूनिट पता है ना आपको? एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ठीक है। तो 10 जूल की एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो आप बोलोगे सर ये बॉक्स तो अभी मूवमेंट में नहीं है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसके अंदर? 0। भाई काइनेटिक एनर्जी, ऑब्जेक्ट आपका मूवमेंट में ही नहीं है, तो अगर मूवमेंट में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी 0 ही तो हो गई ना, ठीक है सर। अब देखो, जब ये ऑब्जेक्ट आपका नीचे आने लग जाएगा, तो जब नीचे आने लग जाएगा तो इस केस में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो चुकी होगी? बताओ इसकी? 0, क्योंकि अब ये मूवमेंट में आ गया ना। देखो जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुका हुआ था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन जब वो मूवमेंट करने लग गया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ चुकी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ चुकी होगी आप लोगों की? 10 जूल। समझे इस बात को? इस बात का मतलब क्या है कि पहले आपकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल हो गई क्योंकि वो मूवमेंट में आ चुका था, और पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 हो गई थी। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है ना। देखो पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई यहाँ पे? 10 जूल हो गई। पहले आपकी पोटेंशियल एनर्जी 10 थी, और आपकी फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? बताओ? 0 हो गई। तो इसका मतलब जो आपकी काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है और जो पोटेंशियल एनर्जी में आपका लॉस हो रहा है, वो तो उनकी अमाउंट तो सेम ही है ना। यहाँ पे अगर आप देखो, मुझे क्या बताओ, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जोड़ के देखना। पोटेंशियल एनर्जी पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और के मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप जोड़ के देखो कि 10 जूल प्लस काइनेटिक एनर्जी को जोड़ के देखो 0, तो 10 जूल प्लस 0 कितना हो गया? 10 जूल हो गया। टोटल एनर्जी कितनी है यहाँ पे? 10 जूल की। भाई टोटल एनर्जी 10 जूल की है ना। यहाँ पे टोटल एनर्जी देखना, तो काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल की, पोटेंशियल एनर्जी है 0, तो टोटल एनर्जी अभी भी कितनी है बताओ आप लोग की? 10 जूल की। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी है आपकी, और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी तो आप लोगों की ऑलवेज सेम ही रह रही है कि नहीं रह रही? तो हम लोग एक पॉइंट यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जितना आपका काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है ना, जितना आपका अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है बताओ?
गेन हो रहा है उतना ही आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है भाई साहब, लूज हो रही है। समझे इस बात को, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपको समझ में आया ना, कि जितना आपका काइनेटिक एनर्जी में गेन है उतना ही आपका पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है। देखो सिंपल सी बात ये है ना, काइनेटिक एनर्जी पहले 10 जूल थी, सॉरी पहले पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल थी तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी। यहाँ पे देखो तो पहले अब आपकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 हो गई। समझे इस बात को, तो काइनेटिक एनर्जी में जितना गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही लूज होगा। यहाँ तक का पॉइंट आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आता। द टोटल अमाउंट, ये टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज, है ना, कि जो टोटल एनर्जी है ना ऑब्जेक्ट की वो चेंज नहीं होती। इस बात का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे भी टोटल एनर्जी 10 जूल की थी और यहाँ पे भी टोटल एनर्जी कितने की है बताओ, 10 जूल की है। तो चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी देखो काइनेटिक एनर्जी देखो, समझिए इस बात को, टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। और इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है पता है आपको? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, बस उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बात समझ में आई ना आप लोगों को? ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी थी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अच्छा अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट कहीं बीच में है तो फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आप लोगों की, 5 जूल की अभी है इस ऑब्जेक्ट के पास, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है आप लोगों की, 5 जूल की है। तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। कंजर्व का मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी में लूज होगा काइनेटिक एनर्जी में उतनी आपका गेन होगा। भाई काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ती जाएगी ना, ये बॉक्स तो आपका नीचे आते जा रहा है, और अगर बॉक्स नीचे नीचे आते जा रहा है आप लोगों का तो सिंपल सी बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी ना उसकी। ये बात आपको समझ में आ गई? बताओ यहाँ तक का पॉइंट अगर आपको क्लियर है तभी आगे बढ़ूंगा मैं। और ऐसी जो फोर्सेस होती हैं ना, मतलब जिनमें एनर्जी का आपका कोई भी लॉस या फिर गेन नहीं होता। अगर जितनी एनर्जी देखो, टोटल एनर्जी यहाँ पे भी 10 जूल की है आप लोगों की, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे भी 10 जूल की टोटल एनर्जी है और यहाँ पे भी कितनी एनर्जी है बताओ, 10 जूल की एनर्जी है। इन सब जगह में 10 जूल की तो टोटल एनर्जी है ना। तो इसका मतलब जब आपकी टोटल एनर्जी क्या रहती है यहाँ पे, सेम रहती है। तो जब कभी भी आप लोगों की टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम रहती है ना, तो ऐसी फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। ऐसी फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाओ जरा, कंजर्वेटिव फोर्सेस। फिर मैं आ रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, लेकिन ये टर्म्स आपको समझानी जरूरी है ना। एनसीईआरटी भी आपको ऐसे ही समझाता है तो हम भी आपको ऐसे ही समझाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट टर्म क्या आती है बताओ आपके पास में, कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, आपने बोला सर फोर्सेस तो आई नहीं यहाँ पे, भाई क्यों नहीं आई फोर्सेस? ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो फोर्स तो आ तो चुकी है। देखो इस बॉक्स को नीचे की तरफ कौन खींच रहा है सर, ग्रेविटी। तो कौन सी फोर्स आ चुकी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है ना, तो कौन सी फोर्स आ गई, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये स्प्रिंग, जब आपने इस, देखो सोचो जब आपने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे कंप्रेस करा होगा, ये जो ऑब्जेक्ट या लोड लगा है इसको जब आपने कंप्रेस करा होगा, तो कंप्रेस करने के बाद स्प्रिंग भी तो इस पर एक फोर्स लगाएगी ना भाई साहब, वापस अपनी पोजीशन पे आने के लिए। जब आप अपना हाथ हटा दोगे, मान लो आपने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे दबाया, अब ऑब्जेक्ट को जब आपने दबाया और वापस अपना हाथ हटाओगे तो ये वापस स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे आना चाहेगी, तो स्प्रिंग भी तो एक फोर्स लगाती है ना। तो स्प्रिंग फोर्स हो गई आप लोगों की, है ना, या फिर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई। कि जो फोर्सेज होती है ना कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेज का मतलब क्या होता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्सेज होती है ना, फोर्सेज वेयर, कौन सी फोर्सेज होती है, फोर्सेज वेयर द टोटल एनर्जी, फोर्सेज वेयर द टोटल एनर्जी, जो आपकी टोटल एनर्जी होती है ना वो कंजर्व्ड होती है, इज कंजर्व्ड। फोर्सेज वेयर द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी कि जो टोटल एनर्जी होती है आप लोगों की वो कंजर्व होती है। मतलब क्या है इस बात का, देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, यानी कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। देयर इज नो लॉस इन एनर्जी और गेन इन एनर्जी। भाई ना तो आपका एनर्जी का कोई लॉस होगा और ना ही आप लोगों का एनर्जी का कोई
गेन होगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। भाई सिंपल सी बात है ना। आप एक बात बताओ मुझे, इस वाले पॉइंट पे जरा देखना। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखो, इस पोजीशन पे जब मान लो ये इस पोजीशन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल की, काइनेटिक एनर्जी 0 की है। अब यहाँ पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल की, काइनेटिक एनर्जी 5 जूल की, तो 10 जूल की, तो ऊपर भी 10 जूल की, यहाँ पे भी 10 जूल की होगी। अब सोचो कि जब ये यहाँ पे रहा होगा, तो अब देखो, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट आपका नीचे आ गया एकदम, तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो चुकी होगी और काइनेटिक एनर्जी 10 जूल हो चुकी होगी, है ना। तो टोटल एनर्जी हमेशा 10 जूल की रह रही है। ये बात समझ पा रहे हो ना आप लोग। तो इनको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है भाई? दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो बोलते हैं। जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होती है आप लोगों की? कंजर्वेटिव फोर्स होती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसी फोर्स होती है सर आप लोगों की? कंजर्वेटिव फोर्स होती है। देखो कैसे, एक बात समझो। पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब समझ पा रहे हो ना आप लोग? इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। भाई चार्ज जब आपके रेस्ट पे होते हैं ना, तो जब आपके चार्ज रेस्ट पे होते हैं और तब उनके बीच में जो फोर्स लगती है उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे आपको ये पता होगा कि एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं बताओ? अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे आपका एक प्लस क्यू और एक प्लस क्यू एक दूसरे को रिपेल करता है, और एक माइनस क्यू और एक माइनस क्यू भी एक दूसरे को क्या करते हैं बताओ? रिपेल करते हैं। तो चाहे आपके दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करें या अट्रैक्ट करें, वो किसी ना किसी फोर्स से रिपेल या अट्रैक्ट करते होंगे ना। तो जिस फोर्स से दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं ना, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास में क्या है, देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। जैसे मान लो ये मेरे पास में क्या है, एक प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है। अब ये जो प्लस का क्यू चार्ज है ना, इसको मैं सोर्स चार्ज बोल रहा हूँ। सर ये सोर्स चार्ज बोलने का मतलब क्या है? मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये सोर्स चार्ज का मतलब क्या होता है। और यहाँ पे मान लो मेरे पास में क्या है, एक क्यू नॉट चार्ज है। ये जो क्यू नॉट चार्ज होता है, इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि जो क्यू नॉट चार्ज होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सर ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले तो बात ये है कि जो क्यू नॉट है ना, ये जो क्यू नॉट है ना, ये ऑलवेज आपको पॉजिटिव मानना है, ठीक है। ऑलवेज आपको क्या मानना है यहाँ पे? पॉजिटिव मानना है, ठीक है। समझ गए इस बात को? ऑलवेज आपको पॉजिटिव मान। और ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज बोलने का मतलब क्या है? आपने बोला सर ये प्लस है और ये भी हम लोग प्लस ही मान रहे हैं, तो देखो दो प्लस तो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। जैसे समझो इस बात को, मान लो मेरे पास में Q1 चार्ज है यहाँ पे, और एक आपके पास में Q2 चार्ज है। तो अगर ये Q1 इस Q2 को ऐसे रिपेल कर रहा है, तो ये Q2 भी इस Q1 को ऐसे रिपेल करेगा। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि प्लस का जो क्यू नॉट है ना, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है कि जो प्लस क्यू वाला है, मतलब ये जो सोर्स चार्ज है, और ये जो आपका क्यू नॉट है, ये प्लस क्यू तो इस क्यू नॉट को रिपेल कर सकता है, बट ये क्यू नॉट के पास इतनी ताकत नहीं है कि ये प्लस क्यू को रिपेल कर सके। समझ रहे हो इस बात को? मतलब ये जो क्यू नॉट है ना, ये बहुत ही टेस्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बस सिर्फ टेस्ट में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस प्लस क्यू को इस तरीके से रिपेल नहीं कर सकता। तो आपको पता ही है कि ये जो प्लस का क्यू है, ये इस क्यू नॉट को क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, ये इस क्यू नॉट को क्या करने वाले हैं यहाँ पे? रिपेल करने वाला है, ठीक है सर। ऑब्वियस सी बात है, ये एक रिपेल करेगा, और रिपेल जिस फोर्स से करेगा उस फोर्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया भाई? रिपेल करेगा ना इस टेस्ट चार्ज को, तो हमने बोल दिया किस फोर्स से ये रिपेल करेगा सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो ये जो आपका क्यू नॉट चार्ज है ना, फॉर एग्जाम्पल ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ये जो सिंबल होता है ना ऐसे, इस तरीके से 8 बना हुआ, ऐसे 8 को लिटा दो, तो ये इन्फिनिटी का सिंबल है। अब मान लो ये क्यू नॉट चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है आप लोगों का? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। और इस क्यू नॉट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से उठा के, ऐसे इन्फिनिटी से उठा के एक पॉइंट मान लो कहाँ पे लेकर के आ जाता हूँ? पी पॉइंट पे लेके आ जाता हूँ। इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को कहाँ पे लेके आ गया बताओ? मैं इस पी पॉइंट पे लेकर के आ गया। ये जो क्यू नॉट चार्ज है ना, इस क्यू नॉट चार्ज को उठा के मैं कहाँ पे लेके आ गया बताओ? इस पी पॉइंट पे लेकर के आ गया। समझे इस बात को? इस क्यू नॉट चार्ज को उठा के मैं यहाँ पे पी पॉइंट पे लेके आ गया। अब सोचो, जब इस क्यू नॉट चार्ज को उठा के मैं इस पी पॉइंट पे लेके आया हूँगा, तो मैंने इस चार्ज पे क्या किया होगा? कुछ वर्क डन किया होगा।
है ना। जब भी मैंने इस क्यू नॉट चार्ज को उठा के इस पी पॉइंट पे लेके आया तो मैंने क्या किया होगा, वर्क डन। और वर्क डन करने का मतलब क्या है सर, वर्क डन करने का मतलब है कि यहाँ पे मैंने अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी लगाई होगी ना। जैसे मैं आपको ये बात समझाता हूँ, देखो जैसे ये बॉक्स था, इस बॉक्स को उठा के जब मैं ऊपर लेकर के गया तो मैंने इस बॉक्स पे एनर्जी लगाई थी और वो एनर्जी इस बॉक्स के अंदर स्टोर हो गई थी। तो वैसे ही जब इस चार्ज को उठा के मैं यहाँ पे लेकर के आऊँगा तो मैं वर्क डन कर रहा हूँ। और अगर मैं वर्क डन कर रहा हूँ तो इस चार्ज के अंदर ये जो प्लस का क्यू नॉट चार्ज है ना, इस प्लस का क्यू नॉट चार्ज जो है इसके अंदर एक एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ आप लोग, की स्टोर्ड हो जाएगी। यहाँ पे इसके पास में क्या हो जाएगी, एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। बताओ ये वाली आपको बात में समझ में आई। और जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम लोग कौन सी एनर्जी बोलते हैं बताओ, जो भी स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं कि नहीं बोलते, क्या बोलते हैं सर हम उसको, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आई ना। यही तो मैंने आपको बताया था कि जैसे इस बॉक्स को मैं यहाँ से ऊपर लेकर के आया तो इस बॉक्स को जब मैं ऊपर लेकर के आऊँगा तो ऑब्वियस सी बात है सर, इस बॉक्स के पास में एक एनर्जी स्टोर्ड हो गई होगी, क्योंकि मैं एक्सटर्नल एजेंट मतलब मैं उसको लेकर के गया, इस बॉक्स को मैं यहाँ तक उठा करके लेकर के गया तो इस बॉक्स के पास में एक एनर्जी स्टोर्ड हो गई थी ना। जो स्टोर्ड एनर्जी थी उसी को तो हमने पोटेंशियल एनर्जी बोला था। तो वैसे ही जब इस क्यू नॉट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से एकदम ताकत लगा करके मेहनत मजदूरी करके जब मैं इस पॉइंट तक लेकर के आया हूँगा तो मैंने कुछ ना कुछ एनर्जी लगाई होगी और इस क्यू नॉट के पास वो एनर्जी स्टोर हो गई होगी और वो जो स्टोर्ड एनर्जी उसको हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी बोला। अब देखो एक बात समझो, इस बॉक्स को जब मैं ऊपर लेकर के जा रहा था ना तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही थी। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बॉक्स को ऊपर लेकर के जा रहा हूँ, है ना। ये काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बॉक्स को ऊपर लेके जा रहा हूँ और ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको नीचे खींच रही है। यहाँ पे समझो इस बात को। स्प्रिंग वाले केस में देखना मैंने क्या करा, मैंने इस स्प्रिंग को, देखो मैं इस स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करूंगा ना, तो मैं तो इस स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर रहा हूँ और ये स्प्रिंग क्या करेगी, जैसे ही मैं अपना फोर्स हटाऊंगा ये इसे बाहर की तरफ धकेल देगी। मतलब देखो सिंपल सी बात, कहने का मतलब क्या है कि जब आप लोग क्या कर रहे थे, ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई काम कर रहे थे तो उसको आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे। क्योंकि देखो मैं तो बॉक्स को ऊपर लेके जा रहा हूँ ना और बॉक्स और ग्रेविटी तो बॉक्स को नीचे लाना चाहती है। ऐसे सोचो, मैं स्प्रिंग को दबाना चाहता हूँ, स्प्रिंग अपनी पोजिशन में वापस आना चाहती है। तो इसका मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जब मैंने काम किया तो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला। जब मैंने स्प्रिंग के अगेंस्ट काम करा तो उसको मैंने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोला। तो वैसे ही आप एक चीज़ समझो कि ये जो प्लस का क्यू है वो तो इस क्यू नॉट को क्या करना चाहता है बताओ, रिपेल करना चाहता है। ये जो प्लस का क्यू है वो तो इस क्यू नॉट को रिपेल करना चाहता है, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट ही तो काम कर रहा हूँ। सोचो ये प्लस का क्यू जो है वो इस क्यू नॉट को रिपेल करना चाहता है और आप इस क्यू नॉट को क्या कर रहे हो, इस प्लस क्यू के पास में लेकर के आ रहे हो। यानी कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जब आप अगेंस्ट काम करते हो तो उसको हम लोग कौन सी एनर्जी बोलेंगे, अब यहाँ पे इसको बोलते हैं सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस बात को समझ पाए आप लोग, क्या नाम दे दिया हम लोगों ने इसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ये समझ में आया ना आप लोगों को। भाई ऑब्वियस सी बात है कि देखो इस बॉक्स को मैं ऊपर लेके जा रहा था, ग्रेविटी इसे नीचे खींच रही है। तो बॉक्स को मैं तो ऊपर लेके जा रहा हूँ लेकिन ग्रेविटी नीचे खींच रही है ना, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा था। तो जब वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इस स्प्रिंग को मैं दबा रहा हूँ, स्प्रिंग को मैं दबा रहा हूँ, स्प्रिंग को, लेकिन जैसे ही मैं अपना हाथ हटा दूंगा तो स्प्रिंग अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग के अगेंस्ट जब मैं काम करता हूँ तो उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वैसे ही ये चार्ज तो इस चार्ज को क्या करना चाहता है बताओ, रिपेल करना चाहता है, लेकिन मैं तो इसके पास इसको लेकर के आ रहा हूँ। तो यानी कि देखो एक चार्ज दूसरे चार्ज को जब रिपेल करता है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं ना। चार्जेस के रिपेल करने वाली फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। समझे इस बात को। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मैं काम कर रहा हूँ, वो तो इसको ऐसे रिपेल करना चाहता है, मैं यहाँ लेके आना चाहता हूँ। समझे इस बात को। तो इसका मतलब उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। यहाँ तक आपको पॉइंट शायद क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये भी कैसी फोर्स है आप लोगों की, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब आपने बोला कि सर कंजर्वेटिव फोर्स में तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। यस, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो एनर्जी का लॉस कैसे नहीं हो रहा है। जैसे मान लो मैंने क्या करा भाई, मैंने वर्क डन करा ना, तो मान लो मेरे पास में 10 जूल की एनर्जी थी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कितनी एनर्जी थी सर, 10 जूल की एनर्जी थी, है ना। मेरे पास में कितनी एनर्जी है, 10 जूल की एनर्जी है। अब जब मैं 10 जूल की एनर्जी से इस चार्ज को यहाँ पे लेकर के आया होऊंगा
तो वो एनर्जी तो अब इस चार्ज के अंदर स्टोर हो गई ना। जब मैं 10 जूल की एनर्जी से इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आया, तो वो एनर्जी तो इसमें स्टोर हो चुकी होगी। अब जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई होगी ना, वो भी कितनी हुई होगी बताओ? 10 जूल की एनर्जी तो इसमें स्टोर हुई होगी भाई। 10 जूल की एनर्जी लगा करके मैं यहाँ पे लेके आया, तो इसका मतलब इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है? 10 जूल की। जैसे सोचो, आप इस बॉक्स को जब ऊपर लेकर के गए तो 10 जूल की एनर्जी से इसे ऊपर लेके गए थे ना, तो इस बॉक्स में कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी थी? 10 जूल की सर। तो वैसे ही जब इस चार्ज को मैं 10 जूल की एनर्जी से लेकर के आऊँगा, तो इस चार्ज में कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी? 10 जूल की। तो इसका मतलब एनर्जी का कोई लॉस या गेन तो हो ही नहीं रहा ना। तो देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। और जब भी एनर्जी का लॉस या गेन नहीं होता है, तो उसको हम लोग कौन सी फोर्सेस बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स होती है आप लोगों की? कंजर्वेटिव फोर्स होती है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई ना? अच्छा, जब आप किसी चार्ज को ना, जैसे क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट कौन सा चार्ज है आपका? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो ये जो आपका क्यू नॉट यानी कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना, जब आप इसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी पे लेकर के आते हो, तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ता है ना। यहाँ से यहाँ तक इसको लाने में ऐसे तो आएगा नहीं, कुछ वर्क करना पड़ा था। तो ये जो वर्क डन होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैंने आपको अभी क्या बोला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है आप लोगों का? इट इज द अमाउंट ऑफ इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity टू अ पॉइंट इज कॉल्ड, मैं समझा रहा हूँ इसको, टेंशन मत लो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात ये है कि जब भी आप लोग क्या करते हो, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है यहाँ पे? क्यू नॉट। तो जब भी आप लोग एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब क्यू नॉट को इन्फिनिटी से, फ्रॉम कहाँ से? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर के आते हो। जैसे मैं यहाँ पे इस पी पॉइंट तक लेके आया ना, देखो इस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से, कहाँ से? इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लेकर के जब मैं आया, तो इस पॉइंट पी तक जब मैं लेकर के आऊँगा, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का क्या फॉर्मूला बन जाएगा आप लोगों का? आप वर्क डन कर रहे हो ना, वर्क डन, और वर्क डन कौन कर रहे हो? आप। तो आप तो उस चार्ज के लिए बाहरी आदमी हो, पराये आदमी हो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब पराया आदमी तो लिख नहीं सकता ना भाई मैं, तो एक्सटर्नल एजेंट लिख दिया मैंने, एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट किस पे कर रहा है बताओ? क्यू नॉट पे। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे कर रहे हो। किस पे कर रहे हैं बताओ? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे। तो यहाँ से देखो इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा, V इज इक्वल टू वर्क डन किया जा रहा है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, तो मैं ऐसे लिख दूँ इसको WEXT का मतलब क्या है? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? क्यू नॉट से। तो ये बन गया आप लोगों का V का फॉर्मूला, वर्क डन। और वो वर्क डन आपका कितना किया जा रहा है क्यू नॉट चार्ज पे, उसको V बोल दिया। अच्छा, यहाँ से अगर आप चाहो ना तो इसकी SI यूनिट भी बता सकते हो। ठीक है, क्या बता सकते हैं हम लोग सर इसकी? SI यूनिट। तो SI यूनिट बताना बहुत ईजी है। देखो V की SI यूनिट बतानी है ना आपको, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट मतलब जो आप काम कर रहे हो। तो वर्क यूनिट क्या होती है सर? वर्क यूनिट होती है जूल, और Q क्या है? चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, चार्ज ही है ना, मतलब चार्ज क्या होता है आप लोगों का? कूलाम। और जूल पर कूलाम का हमने एक नाम रखा हुआ है, दैट इज योर वोल्ट, है ना। तो SI यूनिट क्या आ चुकी है बताओ आप लोगों की? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट क्या आ चुकी है हमारे पास में?
वोल्ट आ चुकी है। ये समझ में है आपको? तो एसआई यूनिट क्या आ चुकी है बताओ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपकी वोल्ट आ चुकी है। यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, कई बार एग्जाम में ना आपको 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए आ जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो ये भी बहुत ईजी चीज़ है। देखो, अगर मान लो आपको आ जाता है डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट डिफाइन करना भी बहुत ईजी है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखो, वी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में क्यू नॉट। अब एक बात सोचो कि V इज इक्वल टू, भाई V क्या है? वोल्ट। अब मान लो वोल्ट आपका 1 वोल्ट के लिए निकालना है ना आपको। सोचो, वर्क डन किया जा रहा है आप लोगों का 1 जूल का, और क्यू नॉट मतलब चार्ज कितना है आप लोगों का? 1 गुलाम का। भी चार्ज की यूनिट गुलाम होती है ना। तो ऑब्वियस सी बात ये है कि अगर आप लोगों का मान लो कोई क्यू नॉट चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, मान लो कोई क्यू नॉट चार्ज है, वो कहाँ पे रखा हुआ है आप लोग का? इन्फिनिटी पे रखा है। उसको मैं किसी पी पॉइंट तक लेकर के आ रहा हूँ। तो अगर मैं किसी क्यू नॉट चार्ज को पी पॉइंट तक लेकर के आ रहा हूँ, और अगर उसको लाने में मुझे 1 जूल का काम करना पड़ रहा है, किसी क्यू नॉट चार्ज को जब मैं इन्फिनिटी से लेकर के आ रहा हूँ, तो मुझे कितने जूल का काम करना पड़ रहा है? 1 जूल का काम करना पड़ रहा है। और वो जो क्यू नॉट चार्ज है ना आप लोग का, वो 1 कूलाम का है। तो 1 जूल का काम करना पड़ रहा है 1 कूलाम चार्ज को लाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/1 इज 1, और जूल अपॉन कूलाम कितना होता है? वोल्ट। सिंपल सी बात ये है। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 वोल्ट क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। 1 वोल्ट को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी तक लाने में अगर 1 जूल का काम हो, तो उसको 1 वोल्ट बोलेंगे। क्योंकि देखो, वोल्ट का फॉर्मूला क्या है? W बाई क्यू नॉट है ना यार। तो W मतलब कितना वर्क कर रहे हो आप लोग? 1 जूल का। क्यू नॉट मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1 कूलाम की। 1/1 तो 1 ही होता है ना। और जूल पर कूलाम कितना हो गया आपका? 1 वोल्ट। तो समझ में आया आपको 1 वोल्ट क्या बोलेंगे? कि इन्फिनिटी से अगर मैं 1 कूलाम का चार्ज लेके आ रहा हूँ, और अगर उसको लाने में 1 जूल का काम हो रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने का होगा? 1 वोल्ट का। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली टर्म भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया, तो नेक्स्ट जो हम लोग टर्म समझने वाले हैं ना, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और वो हमारी आज की लास्ट टर्म होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग समझने वाले हैं, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी समझ में आ जाएगा, ये तो बहुत ईजी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिफरेंस का मतलब तो आप समझते हो ना, दो चीज़ों को जब हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ऑब्वियस ही बात ही है। अब मान लो मेरे पास में क्या है? कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का क्या है? कोई क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। ये क्यू नॉट चार्ज मान लो पहले ए पे रखा हुआ था, ठीक है। अब इस क्यू नॉट चार्ज को अगर मैं ए से कहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ? बी पे लेकर के आ रहा हूँ, है ना। और अब मैं इस क्यू नॉट चार्ज को बी पे लेकर के आया हूँ। ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस का है। और क्योंकि ये जो क्यू नॉट चार्ज होता है ना, भाई क्यू नॉट को तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्या होता है, बताओ आप लोग का? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब, यूनिट मतलब एक छोटा सा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट मतलब 1 होता है ना। यूनिट का मतलब कितना होता है? 1। बहुत छोटा चार्ज है, मतलब सिंपल सी बात ये है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस का क्यू है, तो उस क्यू नॉट को ऐसे रिपेल कर रहा होगा, इस क्यू नॉट को ऐसे रिपेल कर रहा होगा। तो जब मैं इस क्यू नॉट को ए से लेकर के बी पे जाऊँगा, जब इस क्यू नॉट को मैं ए से लेकर के बी पे, देखो पहले मैं क्या कर रहा था? क्यू नॉट को इन्फिनिटी से ला रहा था। अगर आप ध्यान से देखो, तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे? इस क्यू नॉट को ना, ध्यान से अगर आप लोग देखो, तो इस क्यू नॉट को मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा था। तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो काम कर रहे थे हम लोग, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। लेकिन अब हम लोग इन्फिनिटी से नहीं लेके आ रहे हैं इसको। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं बस। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब मैं इसको लेकर के जाऊंगा, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। क्यों वर्क करना पड़ेगा सर? क्योंकि ये तो इसको रिपेल कर रहा होगा, है ना। ये इसको क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो उसी वर्क को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन कैरिंग, क्या लेकर के आ रहे हो आप लोग? ऑन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव, अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब अब आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसको लेकर के आ रहे हो, मतलब इन्फिनिटी से लेके नहीं आ रहे आप लोग, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसको लेकर के आ रहे हो, ठीक है। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ यहाँ पे, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसको आप लोग क्या नाम दे दोगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अब देखो ये जो ए था आप लोग का, ये ए तो इनिशियल है ना, क्योंकि यहाँ से आप लेकर के आ रहे हो, और बी क्या है बताओ आप लोग का, फाइनल। और पोटेंशियल निकालने का, देखो पोटेंशियल के लिए तो हम लोग वी का सिंबल यूज़ करते हैं कि नहीं करते, अभी बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वी का सिंबल यूज़ करते हैं, तो वी तो मैंने लिख दिया। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है ना यहाँ पे, देखो तो डिफरेंस है तो माइनस तो लगेगा। अब देखो फाइनल कौन सा है बताओ, बी वाला, तो वी बी लिख दिया मैंने। इनिशियल कौन सा है बताओ आप लोग का, ए वाला, तो वी ए लिख दिया मैंने। तो वी बी माइनस वी ए का मतलब क्या है कि देखो ए से बी जा रहे हैं ना, तो पहले फाइनल लिखते हैं फिर इनिशियल लिखते हैं, तो वी बी माइनस वी ए, तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी बी माइनस वी ए मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ये। और इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा, देखो सिंपल सी बात वही है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, वर्क डन किया जा रहा है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, किस पे, क्यू नॉट चार्ज पे। तो ये बन गया आप लोगों का वी बी माइनस वी ए का फॉर्मूला। समझे इस बात को। अच्छा सोचो, आप इसे बी से ए से बी नहीं लेके जा रहे इस बार, मान लो अगर आप क्या करते, ये होता आप लोग का ए, ये होता आपका बी, और यहाँ पे मान लो क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, और अब आप इसे बी से ए लेकर के बी से ए लेके जा रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है ये बन जाएगा आपका फाइनल, ये बन जाएगा आप लोग का इनिशियल, क्योंकि यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो आप लोग। तो अब क्या लिखेंगे, फाइनल क्या है बताओ आपका वी ए, इनिशियल क्या है बताओ आप लोग का वी बी, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना, तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा बताओ, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में क्यू नॉट। एक्सटर्नल एजेंट में बार बार कह रहा हूँ जैसे हम लोग कर रहे हैं ये काम, बाहरी आदमी है, ठीक है। एसआई यूनिट तो सेम ही रहने वाली है सर, एसआई यूनिट तो सेम ही रहेगी। भाई वर्क यूनिट क्या होती है बताओ, जूल, इसकी बता रहा हूँ ना मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। एसआई यूनिट किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो तो सेम ही रहेगी। भाई ऊपर वर्क आ रहा है ना, तो वर्क क्या हो गया, जूल अपॉन में चार्ज यूनिट कुलाम, क्यू नॉट क्या है कुलाम, तो जूल पर कुलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो एसआई यूनिट तो सेम ही रहेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी, क्या, जूल पर कुलाम यानी कि वोल्ट। तो यह हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पहला लेक्चर आपका समाप्त होता है, और इसमें मैंने आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।